गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। चलिए कुछ आज फिर हम एक 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड के पर्पज़ से, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वी कैन नॉट पास ऑन टू आवर प्रोगेनी द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन अर्नड ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिवन रीजन एंड एग्जाम्पल्स। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, ठीक, उनमें कुछ ट्रेड्स तो पास होते ही हैं, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है यानी अनुभव है और जो हम लोग कलेक्ट करते हैं क्वालिफिकेशन, वो क्यों नहीं जाती है बच्चों में। वही चीज़ को, उसी स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, जस्टिफाई। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इस आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर का। देखो क्या लिखा है, सच कैरेक्टर्स। अब यहाँ जो सच कैरेक्टर्स हैं उनकी कौन से कैरेक्टर्स की बात हो रही है, जैसे एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन, या आप कोई चीज़ सीखते हो, जैसे आपने म्यूज़िक सीख लिया, डांस सीख लिया, तो ये टाइप के ट्रेट्स की, कैरेक्टर्स की बात हो रही है। तो सच कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस। experience acquired during one's lifetime do not change in DNA of the germ cell। देखिए मेन आंसर यहीं पे है। जो चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाती हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो वो होते हैं जर्म सेल यानी डीएनए। तो डीएनए में किसी भी तरह का चेंज नहीं करती। अगर आपने क्वालिफिकेशन लिया, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने एलएलबी किया, तो ये क्वालिफिकेशन आपने गेन किया, तो ये चीज़ें चेंज नहीं करती किसको, डीएनए ऑफ द जर्म सेल। ठीक है, इसी रीज़न से। और देखो आपको पता है कि ओनली जर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी। ठीक है, यानी कि यही लोग तो रिस्पॉन्सिबल है ना। कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जर्म सेल ही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो जब जर्म सेल में कोई चेंजेस ही नहीं आया तो वो कैसे जाएगा। तो ये चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाती। यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मीन्स आपको पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है, पता ही है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों एक प्रोसेस है जो होती हैं किसमें, फ्लावर्स वगैरह में। और वहाँ ही फ्लावर्स की बात हो रही क्योंकि पॉलिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो पॉलिनेशन फ्लावर्स में ही होता है। अब ये चीज़ आपको बताना है कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, देखो। पॉलिनेशन अकर्स व्हेन एंथर ऑफ स्टेमन रीचेज द स्टिग्मा ऑफ ओवरी। ठीक, क्या चीज़ पहुंच रहा है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें एंथर कहाँ पहुंच रहा है, स्टिग्मा पे। बस इतनी सी प्रोसेस है पॉलिनेशन। जबकि बात हो रही है फर्टिलाइजेशन की, तो वो क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल गैमीट एंथर जा रहा है कहाँ पे, फीमेल के स्टिग्मा तक। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेल और फीमेल गैमीट में फ्यूजन को कहते हैं। ठीक है, चलिए पहला डिफरेंसेस हमने देख लिया। दूसरा देखो क्या कह रहा है, पॉलिनेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। पॉलिनेशन क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। नॉर्मल इसमें कोई तरह का, किसी तरह का चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एंथर उड़ के, पॉलन ग्रेन्स उड़ के कहाँ पे चले गए, ओवरी के स्टिग्मा पे। उसके बाद देखो फर्टिलाइजेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों बायोकेमिकल प्रोसेस नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखो मेल और फीमेल गैमीट का क्या हो रहा है, फ्यूजन, और एक नया चीज बन रहा है, जाइगोट बन रहा है ना। तो यानी कि जब नई चीजें होती हैं तो उसको केमिकल बोलते हैं। और यहाँ पे बायो क्यों वर्ड लगा है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्या चीज़ है वो देखते हैं। देखो, द प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन। प्लेसेंटा क्या है, एक ऑर्गन है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कहाँ पे डेवलप हो रहा है, डेवलप इन द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम पे ये क्या होता है, डेवलप होता है कहाँ पे, यूटेरस में। दिस स्ट्रक्चर यानी कि प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन
फॉर टू अ ग्रोइंग बेबी। जो बेबी बन रहा है वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन की नीड है कि नहीं है, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, वो मम्मा से ही उसको मिल रहा है, तो वो किसी के थ्रू जाएगा ना, डायरेक्ट तो वो खा नहीं पा रहा है, अभी तो डेवलप है नहीं पूरी तरह से, तो वो क्या हो रहा है, एक ऑर्गन के थ्रू जा रहा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है। और इसका एक और काम है, रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बेबी ब्लड। बेबीज के ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ये क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। और प्लेसेंटा अटैच कहाँ होती है, द प्लेसेंटा अटैचेस टू द वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस के वॉल से कहाँ पे अटैच होती है, बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड पे। ठीक है, यहीं पे जुड़ी होती है। बाद में क्या किया जाता है, जब फीटस डेवलप होके 9 मंथ के बाद बाहर आता है तो उसको वहाँ से कट कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एमसीक्यू के पर्पज से भी और क्वेश्चन आंसर के पर्पज से भी। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन सिंपल सी बात है, क्या होता है कि एक जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, न्यू इंडिविजुअल्स को क्या कर रही है, बना रही। और कैसे होगा वो इंडिविजुअल, वो उनके जैसा ही होगा ना, तो वही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स, नए इंडिविजुअल्स को बनाना, यानी प्रोगेनी को बनाना, यानी अपने स्पीसीज को बढ़ाना। ऑफ द सेम काइंड, और वो कैसी होगी, जैसे इंसान है तो इंसान के जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे, वो भी इंसान ही होंगे। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन द टू वेज, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और जब रिप्रोडक्शन के टाइप्स की आप बात करते हैं तो वो क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, ये दो वेज हैं, दो टाइप हैं किसके, रिप्रोडक्शन के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इट मीन्स पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन आपसे पूछ लिया, उसमें जितने भी ऑर्गन आ रहे हैं किडनी के साथ जो 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 वर्क कर रहे हैं, सबका आपसे फंक्शन इस क्वेश्चन में पूछ लिया है। ये क्वेश्चन देखो कैसे और आ सकता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, या फिर अलग अलग कोई भी ऑर्गन दे दिया उसका फिर आपको फंक्शन पूछ लिया, और यहाँ पे क्या है, एक साथ आपको वही चीज़ दे दी गई है। देखिए क्या काम होता है किडनी का, किडनी का काम है यूरिन को बनाना, और फिर कुछ उसके और ऑर्गन्स हैं जो उसको क्या करते हैं, यूरिन को बॉडी से बाहर करते हैं, तो वेस्ट मटेरियल हमारा बॉडी से बाहर चला जाता है। चलो देखो क्या है, द किडनीज फ्रॉम द यूरिन एंड अकाउंटेड फॉर द अदर फंक्शन ऑफ अट्रीब्यूटेड द यूरिनरी सिस्टम। किडनी का काम क्या है, मेन यूरिन को बनाना। ठीक है, और बहुत सारे केन ब्लड का प्योरिफिकेशन भी आप जानते हो यहीं पे, रीअब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है। उसके बाद द यूरेटर्स, अब देखो यूरेटर का काम क्या आ गया, कैरी द यूरिन। अब यूरिन तो बन गई ना, उसके बाद उसको कैरी भी तो करना, उसको लेके तो जाना है बाहर, जहाँ से वो बाहर जाएगा, तो कौन लेके जा रहा है, यूरेटर्स। अवे फ्रॉम द किडनी टू द यूनरी ब्लैडर। अब देखो यूरिन को लेके कौन गया, यूनरी को लेके गया यूरेटर, कहाँ पे लेके गया, यूनरी ब्लैडर में, जहाँ पे वो क्या होगा, स्टोर होगा। अब देखो यहाँ से यूनिटरी ब्लैडर का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ द टेम्परेरी रिजर्व फॉर द यूरिन। अब यहीं पे क्या होगा, यूनरी ब्लैडर का वर्क फंक्शन क्या हो गया, कि वहीं पे स्टोर हो जाएगी क्या चीज़, यूरिन, लेकिन टेम्परेरी फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वहीं से फिर रिमूव होना है। तो किडनी का फंक्शन क्या है, यूरिन की फॉर्मेशन। यूरेटर का फंक्शन क्या आ गया, यूरेटर का फंक्शन आ गया वो कैरी कर रहा है यूरिन को कहाँ तक, यूनरी ब्लैडर तक। और यूनरी ब्लैडर का काम क्या है, उस यूरिन को स्टोर करना टेम्परेरी फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्या है, यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है, देखो। द यूरेथ्रा इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, that carries the urine from the urinary bladder to the outside। अब यहीं से क्या हो जाएगा, इनका काम क्या है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर ले जाना। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो कई क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ये भी पूछा जा सकता है किडनी का फंक्शन क्या है, यूरेटर का फंक्शन, यूरिनरी ब्लैडर का, अलग अलग आपसे, यानी कि एक क्वेश्चन में कई शॉर्ट क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ
डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब जो हमारी बॉडी में, देखो ह्यूमंस बीइंग की बात हो रही है, यानी हम लोगों की बॉडी में क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। तो डबल सर्कुलेशन होता क्या है, 2 बार हार्ट से ब्लड को गुजरना पड़ता है, ठीक है, वही है डबल। अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्या है वो नहीं पूछ रहा, उसकी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस उसकी क्या कहती है। तो इंपॉर्टेंस में क्या कह रहा है, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड हेल्प्स, हेल्प्स देखो यहीं से आ गया इंपॉर्टेंस स्टार्ट है, कीप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है। सेपरेट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किससे उसको अलग रखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, उसमें CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा है। यानी एक तरह से देखो प्योर ब्लड और अनप्योर ब्लड को क्या कर रहा है, वो अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। This result in more efficient circulation of the blood because greater amount of oxygen rich blood can be delivered to the tissue। इससे फायदा क्या हो रहा है, दोनों को अलग रखने से फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि ज़्यादा क्वांटिटी में, देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको मिल जा रहा है, टिश्यूज़ को। अब टिश्यू को ज़्यादा अच्छा खून मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे कि नहीं। और देखो क्या है लास्ट फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और देखो आपने ब्लड के बारे में पढ़ रखा है, तो ब्लड का एक फंक्शन ये भी होता है कि वो ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो सेम वही काम इसका यहीं यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। चलिए, डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या कह रहा है, वाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organism like humans। डिफ्यूजन क्या है, इनसफिशियंट है, किसके लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों, ये बताना। जैसे हम आप क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हम लोगों के लिए इनसफिशियंट है डिफ्यूजन। सिर्फ डिफ्यूजन होगा तो हमारी बॉडी में हर टिश्यू को, हर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, यही इसमें पूछा गया। अब देखो क्या कह रहा है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट, देखो मेन आंसर ये है, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब आप ये सोचो कि आपकी बॉडी है, क्या आपकी बॉडी पूरी तरह से, हर तरह से उसकी सेल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, नहीं। आपका जो आउटर एरिया है वही तो आपका कनेक्शन है एनवायरनमेंट से, उसके अलावा तो है नहीं। लेकिन आपकी सारी सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, डिफ्यूजन एनफ नहीं है, यही चीज़ बताया गया। हेंस डिफ्यूजन विल नॉट मीट द ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल। इसीलिए देखो डिफ्यूजन क्या है, पूरी तरह से इनसफिशियंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या ऑक्सीजन को पहुंचाना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कह रहा है, मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। देखो इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स, 2 टाइप के ट्रेट्स हमारे अंदर होते हैं। फर्स्ट, एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब ये है कि जो हमारे पापा मम्मी से हमको मिल रहे हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के ट्रेट्स की बात हो रही है, उसमें डिफरेंसेस आपको बताना है। तो देखो एक्वायर्ड ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जो हम अपनी लाइफ साइकिल में पूरी तरह से क्या करते हैं, सीखते हैं या अपने अंदर लाते हैं। जैसे देखो मैंने बायो पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपनी क्वालिफिकेशन से गेन किया। अब इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब ये है कि जैसे मेरे बाल स्ट्रेट हैं तो ये मेरे फादर से आके मिले हैं मुझे, तो ये क्या है, ये इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं। यानी जनरेशन टू जनरेशन जब मूव होते हैं ट्रेड्स, उनको कहते हैं इनहेरिटेड, और जो हम गेन करते हैं, खुद की क्वालिटीज़ बनाते हैं, उन्हें कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। चलो देखते हैं डिफरेंसेस क्या है। देखो इनहेरिटेड ट्रेड्स, अब देखो ब्रैकेट में क्या लिख दिया है, करेक्टर आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाइल एक्वायर्ड ट्रेड्स आर नॉट पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, मूव होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया हेयर की स्टाइल, तो क्या है, स्ट्रेट बाल है मेरे, ये मेरे फादर से मेरे को मिले और मेरे से जा सकते हैं किस में, मेरे बच्चों में। अब जब बात करेंगे बायो पढ़ाने की, तो वो मेरे फादर से हमको नहीं मिला है और मैंने वो खुद गेन किया है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ट्रेट। चलो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट हो गया ना ए। सेकंड देखो डिफरेंसेस क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स और कॉज्ड बाय चेंजेस इन जीन और डीएनए। अब जब बात हो रही है किसकी, जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाने की, तो वहाँ पे बात होगी डीएनए और जीन की, तो वो ही रीज़न है इनहेरिटेड ट्रेट्स के। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, एमर्ज इन रिस्पॉन्सिबल टू देयर सराउंडिंग ऑफ और लाइफ स्टाइल। तो वो क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो हम आपस में आसपास देखते हैं या फिर अपनी लाइफ स्टाइल से सीखते हैं, उन ट्रेट्स को कहते हैं। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्वायर्ड ट्रेट के पीछे हमारा एनवायरनमेंट, और जनरेशन टू जनरेशन जा रहा है इनहेरिटेड ट्रेट्स, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है जीन्स या फिर डीएनए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 says what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with the regard to obtaining oxygen for respiration। अब देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब लैंड पे तो नहीं रहते ना, वो सब जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपको, सारी स्पीसीज आपको लैंड पे मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो दोनों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। पर किसको ज़्यादा आसानी से ऑक्सीजन मिलेगी, तो ऑक्सीजन मिलती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को। क्यों, वही आंसर इसमें लिखा हुआ है। चलो देखो क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टेक इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड वाटर। एक्वेटिक एंड ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व होती है कि नहीं, वही वाली ऑक्सीजन लेते हैं, विच इज इन लेस परसेंटेज देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जो पानी में, जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसका जो परसेंटेज है वो एयर के कंपेरिजन में क्या है, लेस है, कम है। तो इसीलिए क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को इजी होता है। देखो यही लिखा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कैन टेक in more amount of oxygen at a time than aquatic organism। इसी रीज़न से एक्वेटिक एनिमल्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उनके पास परसेंटेज कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर लंग्स डिजाइंड। हमारे लंग्स है ना, किसके पार्ट है, किस सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। designed in human beings to maximize the area for exchange of gases। लंग्स किस तरह से डिजाइंड हैं कि वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज यानी मैक्सिमम एरिया बना सकते हैं, किस लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। चलिए देखते हैं, चलो देखो, इन ह्यूमन बींग्स lungs have the tubes called bronchioles which divide into small tubes terminate into balloon like structure called alveoli। क्या होता है, देखो लंग्स में ब्रोंकोल डिवाइड हो जा रहा है किसमें, बलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलवेली। ठीक, अब देखो बलून लाइक स्ट्रक्चर है तो उसी तरह से फंक्शन, दिमाग में बैठा लो एक बलून, तो उसी तरह से देखो काम होगा। जब बलून ऐसे नॉर्मल है जिसमें आपने एयर नहीं भर रही है, तो क्या है, वो एकदम नॉर्मल एरिया का है, फिर धीरे धीरे उसका एरिया बढ़ता है जैसे जैसे एयर जाती है उसमें। Alveoli provides large surface area where the exchange of gases can take place। और वो क्या कर रहा है, देखो जैसे बलून क्या है, एयर जाने पे क्या होता है, अपना वॉल्यूम क्या कर रहा है, बढ़ा ले रहा है। वैसे ही अलवेली भी क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टाइम में अपने सरफेस को बढ़ा लेता है, प्रोवाइड करा देता है लार्ज सरफेस। जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप, या उतनी ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।